कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम जनवरी माह के महत्वपूर्ण करंट की चर्चा कर रहे थे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लगभग 6 ही 7 पॉइंट दे पाए थे, क्योंकि एक एक टॉपिक के अंदर ऑलरेडी कई क्वेश्चन बन रहे थे और उसे कवर करना जरूरी था, क्योंकि आजकल जो करंट का ट्रेंड चल रहा है कि उसे डीप में पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा टाइम भले लगे, लेकिन हम जो कवर करें उसे बहुत अच्छे से समाप्त करें। तो उसी क्रम में हम आज पुनः लेकर जनवरी की ही सीरीज चलेगी, तो प्रमुख पॉइंटों के तथ्यों के विषय में जानकारी करते हैं। तो पहला जो पॉइंट होगा वो 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए, जनवरी में आपकी 7वीं नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस यो ट्रेन चली थी। वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सी नंबर की चली है? 7वीं नंबर की चली है। पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ये कहां से चली है? तो ये आपके हावड़ा से न्यू जलाई पड़ी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, इसके मध्य चली थी। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जब इसकी विषय में बात हुई है, कि पहले नंबर की वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां के बीच चली थी। तो वो आपके दिल्ली से लेकर बनारस के बीच पहले नंबर की वंदे भारत ट्रेन चली थी। दिल्ली से बनारस यानी वाराणसी के बीच, इन दोनों के बीच पहले नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यूएन व भारत द्वारा सह प्रायोजित संकल्प। अगला क्वेश्चन होगा यूएन व भारत द्वारा सह प्रायोजित संकल्प। सह प्रायोजित संकल्प। फ्रेंड्स, एक बात और बता दे। देखिए, हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि पहले से पीपीटी बनी है, ऐसे कर दिया, आपका प्रस्तुत हुआ क्वेश्चन। तो इसमें टाइम जरूर लग सकता है थोड़ा सा आपका, लेकिन ये यकीन कहते हैं कि आप जब एग्जाम देंगे ना, तो अदर जो करंट का मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे कितना क्वेश्चन फंसते हैं, और हमारे ये अपने देसी तरीके से कितने क्वेश्चन फंसते हैं, उसकी तुलना आप खुद करेंगे। बस हमारे में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, उनके वीडियो में टाइम कम लगता है, लेकिन टॉपिक जो आपका मैटर होगा ये हमारा अदर की अपेक्षा कुछ बेहतर होगा। देखिए, इसमें आपका यूएन व भारत के बीच सह प्रायोजित संकल्प लिया गया था। इस संकल्प में क्या था? कहा गया था, संकल्प का जो शीर्षक था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ व भारत द्वारा सह प्रायोजित एक संकल्प लिया गया था। उस संकल्प का जो शीर्षक था, लोकतंत्र के लिए शिक्षा। याद रखिएगा, संकल्प का शीर्षक जो होगा, लोकतंत्र के लिए शिक्षा। शिक्षा की ये संकल्प का शीर्षक था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो जो भी आप लोकतंत्र, जितने भी सदस्य देश हैं यूएन के, या इस जो इसमें जो सम्मिलित होंगे, उसमें किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, उसके विषय में विचार किया जाएगा और उन विचारों पर क्रियान्वयन किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट हमारा क्या बन रहा है कि यूएन यानी यूनाइट यूनाइट आपका यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ व भारत, ये आपके साथ संकल्पित होकर के एक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कार्य कर रहे हैं, जिसका जो थीम होगा जाके लोकतंत्र के लिए शिक्षा, यानी इसके जो सदस्य देश होंगे जाके उनके उसमें आपका लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। फ्रेंड्स,
ये 2 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट आपके कि वंदे भारत एक्सप्रेस चली आपके हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, और पहली कहाँ से चली थी, वो दिल्ली से बनारस के बीच चली थी, और इसको आपको बताया ही। अगला जो होगा, देखिए जब बनारस की बात आई है तो बनारस में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, बनारस में ही टेंट सिटी का निर्माण किया जाता है। जितने भी घाट होंगे उन घाट के सामने आपका टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये यूपी स्पेशल की तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि टेंट सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, प्रयागराज, बनारस, और कोई ऑप्शन दे सकता है तो आपके बनारस में। आगे हम बात करते हैं, लिखते जाइएगा फ्रेंड्स, यदि करंट आप लिख नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का, तो प्लीज आप इसे लिखिए जरूर अपने नोट्स में। और लिखने का हमने आपको बताया था, फायदा कहाँ पर मिलेगा, फायदा मिलेगा जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के 4 दिन पहले रिवाइज करने में, क्योंकि यूपी पीसीएस में करंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उस भूमिका को, जितनी बड़ी भूमिका होती है तो उसके पीछे उतनी ही ज्यादा मेहनत की जाती है। अगला जो पॉइंट बने होगा, अगला टॉपिक जो होगा आपका, जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो। जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो। देखिए, ये आपके जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसी के उपलक्ष्य पर ये हुआ था। ये आपका है क्या, पहले तो ये समझ लें, ये एक शो है जो आपके दिल्ली के लाल किले पर प्रसारित किया गया था, जो हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में था। याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। देखिए, इसमें आपका इस शो का इस शो के उसमें ये दिखाया गया जो 17वीं शताब्दी से लेकर के आज तक जितने भी आपके सैनिकों के बलिदान है, जितने भी आपकी गाथाएं हैं, उनका वर्णन किया गया है, उनके विषय में आपका झांकी दी गई है, नाटक प्रस्तुत किया गया था। देखिए, इससे पहले भी ये आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, यानी उनके देख रेख में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इससे पहले भी, लिखते जाइएगा, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा और आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 4 कार्यक्रम और आयोजित किए गए हैं इसी के द्वारा, जो आपके हो गए 1857 पर संग्रहालय, दूसरा आपका होगा आजादी के दीवाने, और तीसरा होगा याद ए जलिया। पहला होगा 1857 का संग्रहालय, दूसरा होगा आजादी के दीवाने, और तीसरा होगा जाके याद ए जलिया, और चौथा जो होगा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण आपका जो होगा लाल किले परिसर में। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, पहले तो समझिए, पूछे द न्यू लाइट एंड साउंड शो क्या है। तो ये आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आपका ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो दिल्ली के लाल किले के परिसर में हुआ। इसमें आपके 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के जितने भी योद्धाओं द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, जो कहानियां थी, उनका नाटकीय प्रस्तुत किया गया। इससे पहले भी 4 प्रकार के आपके कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जैसे 1857 का संग्रहालय, आजादी के दीवाने, याद ए जलिया, और
लाल किले परिसर में ही नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। तो फ्रेंड्स, ये आपका हुआ। अगला पॉइंट होगा बासमती चावल की पहचान के लिए आपका एक व्यापक मानक निर्दिष्ट किया गया है। तो बासमती चावल की पहचान के लिए एक व्यापक मानक निर्दिष्ट किया गया है। और इसमें आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन क्या बनेगा। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि आपका यह मानक कब से कार्य करना शुरू करेगा। तो ये आपका 1 अगस्त 2023 से यह मानक होगा। अब इससे फायदा क्या होगा, बात इसकी करते हैं। तो फायदा फ्रेंड्स होगा कि जो बासमती चावल को अंतरराष्ट्रीय डिमांड बढ़ाने के लिए, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक को नहीं पूरा कर पा रहा था, और जो कमियां थी उन कमियों को उजागर किया जाएगा। क्यों नहीं अंतरराष्ट्रीय आपके बाजारों पर इसकी सप्लाई बढ़ती है, यानी मांग उत्पन्न होती है, क्यों नहीं उत्पन्न होती। तो ये कारण जाना जाएगा और एक मानक गठित किया जाएगा। उस मानक के हिसाब से आप अगली बार से क्या होगा, उत्पादन किया जाएगा। ताकि इससे होगा क्या, विदेशों में इस बासमती चावल की मांग बढ़े। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक का प्रथम संशोधन कब हुआ था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक का प्रथम संशोधन 2005 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये समझ में आ रहा है। कह रहा है बासमती चावल की पहचान के लिए व्यापक मानक निर्दिष्ट जो लागू होगा 1 अगस्त 2023 से होगा। इसका मतलब क्या है कि बासमती चावल की जो विदेश में मांग ज्यादा बढ़े और जो उसके स्टैंडर्ड जो मानक में जो कमी है उनको उजागर किया जाए और उनमें सुधार किया जाए आगे। इस उद्देश्य से आपका एक मानक निर्दिष्ट किया गया जो लागू होगा जाके 1 अगस्त 2023 से। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। अगला हम बात करेंगे 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 108वीं भारतीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले तो स्थान कहां पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र आपका 2023 में हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था, यानी ये आपका कार्यक्रम जो भारतीय भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्रारंभ जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। और 20वां जो 107वां जो हुआ था वो सन 2020 में हुआ था। अब इसका जो थीम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम है आपका महिला सशक्तिकरण के साथ, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि
पहले तो पूछेगा यहीं से बन जाएगा कि 8वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो वो नागपुर महाराष्ट्र में। इसका थीम क्या है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और इस प्रदर्शनी में दिखाया गया कि भारतीय समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसके प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई थी। और इसमें ये इसी प्रदर्शनी में यानी इस सम्मेलन में ये दिखाया गया था कृषि के क्षेत्र में आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है, इन सब की जानकारी यानी इन सब के विषय में इस सम्मेलन में जानकारी दी गई थी। तो याद रखिएगा, याद करिए 108वीं कहाँ पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र। 7वीं जो थी वो आपके 2020 में हुआ था। और सब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1914 में हुआ था ये आपके भोपाल में। इसका सबसे पहले जो आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, अगला पॉइंट जो होगा, अंतरराष्ट्रीय वन मेला 2022। अंतरराष्ट्रीय वन मेला 2022 ये दिसंबर में हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय वन मेला कहाँ पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका जो थीम है, लघु वनोपज से आत्मनिर्भर। थीम जो होगा लघु वनोपज से आत्मनिर्भर, ये इसकी थीम है। ठीक है, क्वेश्चन के सीधा सा बन सकता है, अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां पर हुआ, वो मध्य प्रदेश में हुआ। अगला देखते हैं, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि सम्मेलन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका सीधा सा होगा, ये जयपुर में होगा। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो ओम बिरला ने किया था। तो ये कथन कारण में बन सकता है, पहला बन सकता है, निम्न में से कौन सा सही है। पहला होगा जाके अंतरराष्ट्रीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसी को भी दे सकता है या कहीं भी पॉइंट चेंज कर सकता है। इसकी अध्यक्षता आपके ओम बिरला ने किया था। ओम बिरला अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट हम बात करेंगे, खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पहले तो पूछा जा सकता है कहां पर हुआ था, ये आपके मोहाली पंजाब में। मोहाली आपके पंजाब में। उद्देश्य क्या है ये समझ लेते हैं। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि आपके देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, नाम से समझ में, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर, यानी खाद्य और पोषण के विषय में। यानी देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो देखिए कभी होता है कि
भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जितनी भी कृषियां होती है वो जलवायु पर निर्भर करती है, यानी वर्षा पर निर्भर कर रही है। अब देखिए, जैसे जब वर्षा की जरूरत होगी तब वर्षा नहीं होती, जब आपके आज पानी की चाहिए सपोज करते हैं फसलों को, तो आज बारिश नहीं हो रही है। कभी जब वर्षा चाहिए होती है तो सूखा पड़ जाता है, जब नहीं चाहिए होती तो बाढ़ आ जाती है। यानी जलवायु परिवर्तन, कुल मिला के खेला जो है जलवायु परिवर्तन का है। अब जब जलवायु परिवर्तन का, तो जाहिर सी बात हम जीन में ऐसे परिवर्तन लाएं कि हमारी जो फसल है वो अब जैसे मौसम के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर ले, यानी जो मौसम की डिमांड है उसी हिसाब से हमारी अब फसल होनी चाहिए, इन्हें जीनों में परिवर्तन करना होगा। इसी के उद्देश्य से ये आपके सम्मेलन आयोजित किया गया है। नहीं समझ में आ रही बात? फिर से समझिए। टॉपिक से कह रहा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, यानी किस प्रकार हम अपने आप खाद्य की सुरक्षा करें अपने देश की, और वो खाद्य मिलने के साथ साथ एक पोषण युक्त होना चाहिए, उसकी भी चिंता हमें रखनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने भी युवा जीनों में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं उनको एक पहले तो होगा एक मंच पर लाना, दूसरा इस विषय पर मंथन करना कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब हमें जीन में परिवर्तन किया जाए, हम लोग जीन में परिवर्तन करें जिससे आपका ये संकट, खाद्य का संकट उत्पन्न ना होने पाए, यानी हमारी फसलें जो हैं वो खराब होने से बचें। तो इस जो सम्मेलन का उद्देश्य यही था। क्वेश्चन जो बन सकता है, क्वेश्चन ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो मोहाली पंजाब में आयोजित हुआ। और जाहिर सी बात इसकी हेडिंग से समझ लेंगे कि इसमें जीनों में परिवर्तन के द्वारा हम किस प्रकार आपके ऐसी फसलों का विकास करें जो हमारे मौसम की मार को सह सके। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के विषय में। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के विषय में देखिए, इस मिशन की जो लागत थी वो 19,774 करोड़ रुपए, सॉरी 19,744 करोड़ की परियोजना, यानी इसमें व्यय करना है, करोड़ में होंगे जाके। अब देखिए इससे क्या होगा कि जितने भी आपके ग्रीन हाउस गैस होंगी उसमें पहला जो होगा 50 मिलियन मीट्रिक टन का जो ग्रीन हाउस गैस होंगी वो कम होंगी। दूसरा होगा जाके देश में लगभग 125 गीगावाट की जो अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। तीसरा जो होगा 6 लाख से अधिक रोजगार की वृद्धि होगी। इस उद्देश्य से आपका ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की मिशन की शुरुआत की गई। तो देखिए इस मिशन में लगभग कितना व्यय होगा, तो 19,744 करोड़ रुपए व्यय होगा। इससे प्राप्त क्या होगा, आपका जो 50,000 मिलियन मीट्रिक टन 50 मिलियन मीट्रिक टन के जो आपके ग्रीन हाउस गैस होंगी वो कम होंगी। इसके बाद आपका 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। तीसरा 6 लाख रोजगार प्रदान किए, यानी मिलेंगे लगभग। अगला जो है G20 की अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक, जिसे बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, इसकी पहली बैठक आपका कहाँ आयोजित हुई थी, 2023। ये पहली बैठक है 2023। इसका आयोजन जो हुआ था पूरे महाराष्ट्र में। और देखिए जी ट्वेंटी का सम्मेलन आपका भारत में हुआ 2023 का। इससे आपका Y20 आया, B20 आया और आपका G20 का IWG आया, यानी
अवसंरचना कार्य समूह आया। इसका जो सम्मेलन हुआ वो पुणे के महाराष्ट्र में हुआ। इसमें जो आपके सह सहयोगात्मक जो देश थे वो हो गए आपके, पहला तो भारत हुआ, भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया हो गया और ब्राजील हुआ। ये सहदेश हैं इसके, इस कार्य के सहयोग में। अब इसका जो थीम था वो थीम है भविष्य के शहरों का वित्त पोषण। थीम देख लेते हैं, भविष्य के शहरों का वित्त पोषण और समावेशी सुदृढ़ विकास। समावेशी सुदृढ़ विकास, ये आपका इसका लक्ष्य है, थीम। फ्रेंड्स, G20 का यानी IWG ये पहला सम्मेलन है, कहां पर हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है, पुणे के महाराष्ट्र में। इसके सह देश कौन से हैं आपका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व ब्राजील। अब इसका थीम क्या, भविष्य के शहरों का वित्त पोषण समावेशी सुदृढ़ विकास। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे लगभग 4-5 टॉपिक के क्वेश्चन जिसकी हम चर्चा किया था। छोटे छोटे करंट के छोटे छोटे वीडियो रखेंगे, क्योंकि आपका ज्यादा हो जाएगा तो आपको बोरिंग बोरिंग फील होगी। और दूसरा, अभी हमारे पास बहुत समय है करंट को लेकर के, तो करंट की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, करंट आपका 100% पूरा होगा। तो मिलते हैं जनवरी माह के अगले प्रमुख प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।